तो आज जैसा अभी सर ने बताया कि मैं एक पदयात्रा कर रहा था, जो तो अभी पदयात्रा अभी भी चालू है। अभी मैंने 2000 किलोमीटर कंप्लीट किया है, अभी लगभग 700-800 किलोमीटर बचा हुआ है। तो बेसिकली मैं बुद्ध चारिका जो बुद्ध भगवान की जो चारिका है उस पर मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। और बुद्ध के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, मतलब बुद्ध की जो शिक्षा है, जो प्रैक्टिस है, लेकिन जो बुद्ध चारिका है जिसके पीछे बहुत राजाओं ने बहुत योगदान दिया है, वो बहुत ही नेग्लेक्टेड है। तो मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पे आपका मतलब ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो ये पहला स्लाइड ये है कि आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए, जैसे बुद्ध भगवान का जो जन्म है वो नेपाल लुम्बिनी में हुआ। उसके बाद वो बोध गया आए, वहाँ पे उनका एनलाइटनमेंट हुआ 35 साल की उम्र में। और उसके बाद फॉर नेक्स्ट 45 ईयर्स ये जो मिडिल कंट्री है, ये टेंटेटिव बुद्ध चारिका है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बुद्ध भगवान ने यहाँ पे चारिका की होगी, वो जो शेडेड एरिया है वो एरिया है, वो बुद्ध भगवान की चारिका है। फिर जैसा हम लोग जानते हैं कि बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत सालों तक जो बुद्धिज़्म था वो बिल्कुल गैंजेटिक प्लेन में लिमिटेड था। फिर जब राजा अशोक जब बुद्धिज़्म की तरफ आकर्षित हुए, जब उन्होंने धम्म यात्रा, जब लोगों ने उन्होंने धम्म दूत सब जगह भेजे, तो फिर ये उनका कंट्रीब्यूशन है जो मतलब हम लोग उनके शिलालेख के माध्यम से जानते हैं। बाकी हम लोग जानते हैं कि जो अभी जो बुद्धिज़्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसमें राजा अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद राजा अशोक के जाने के बाद उनके बाद जो उन्होंने जो एग्जाम्पल सेटअप किया, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डायनेस्टीज ऑफ किंग्स आई, उन्होंने बहुत बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। तो बेसिकली राजा अशोक ने ना केवल धम्मदूत भेजे, उन्होंने जो बुद्ध भगवान की चारिका थी उसको भी मार्क किया। सभी जगह पे उन्होंने अशोकन पिलर लगाए जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, और सभी जगह पे स्तूपा बनाए, मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की, जो भी अपने लाइफ टाइम में वो कर सकते थे कम रिसोर्सेज में उन्होंने किया। फिर उनके बहुत सारे काम अधूरे रह गए जो उनके बाद के राजाओं ने, कनिष्क और बाद में गुप्ता डायनेस्टी, फिर बाद में पाल सेन डायनेस्टी, और भी बहुत इधर उधर सभी जगह सभी राजाओं ने। और उसका नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, उसके बाद फिर ये जो बुद्धिज़्म है पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुआ फॉर नेक्स्ट 1000 ईयर्स। और ये लगभग 9th-10th सेंचुरी में पूरा उस समय का जो एशियन सब कॉन्टिनेंट था पूरा का पूरा वो बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस में था। नेक्स्ट स्लाइड। फिर पॉलिटिकल कारणों के कारण और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे। अभी ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट का विषय है कि कैसे इंडिया में बुद्धिज़्म खत्म हुआ, लेकिन 10th सेंचुरी के लगभग जब बुद्धिज़्म इंडिया में खत्म हुआ उसके बाद, लेकिन बुद्धिज़्म ने तब तक बाकी सब नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत ही डीप रूट ले चुके थे। तो फिर हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। फिर जब 17th-18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो फिर उन्होंने जहाँ पे भी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखते थे तो बुद्ध की इमेजेस फेंकी हुई थी सब जगह, और सभी जगह वो एक चीज़, एक फीचर देखते थे कि भाई कर्ली हेयर्स हैं, प्रोट्रूडिंग लिप्स हैं, बड़े बड़े कान हैं। तो उनको बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी साइट्स जो थे ये अबैंडन थे, इसमें कोई पूजा नहीं होती थी, सब मूर्तियाँ गांव में बिखरी पड़ी हुई थी, टूटी थी। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ उनको। तो उस समय जो मतलब ये इतना कन्फ्यूजन था कि जो बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ थी, मैं एक एग्जाम्पल आपको कोट कर रहा हूँ, ये बड़गांव की मूर्ति है बुद्ध भगवान की, इसको भैरव के रूप में पूजा करते थे। और आप नालंदा में जाइएगा तो आसपास सभी गांव में, नालंदा क्या पूरे मगध में या पूरे बुद्ध चारिका में आप जाएंगे, जो बुद्ध की मूर्ति होगी वो विभिन्न देवताओं के नाम से पूजी जाती है। ये महाबोधि टेम्पल है, हाँ ये महाबोधि टेम्पल, आप देखिए महाबोधि टेम्पल की ये स्थिति है, मतलब बिल्कुल टूट के बिल्कुल, ये कोई जानता नहीं था कि ये महाबोधि टेम्पल, यहाँ बुद्ध भगवान का एनलाइटनमेंट हुआ है। यहाँ तक कि विलियम जोन्स जो बहुत बड़े ओरिएंटलिस्ट हैं, उनका मानना था, मतलब उस समय बहुत वाइल्ड थ्योरीज चल रही थी मार्केट में, मतलब लोग को लग रहा था कि भाई कौन है ये जो मूर्तियाँ पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, कौन है। तो इनका कहना था, मतलब बाकी लोगों का बहुत अलग अलग बहुत ही वाइल्ड थ्योरीज थी, लेकिन इनका सोचना था कि ये जो कोई भी जो देवता है ये अफ्रीका से आए हैं, मतलब ये इथोपियन ओरिजिन है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कहीं से पता चला कि शक्य है, शक्य नाम है इनका। तो इनको उस समय कुछ इथोपिया में कोई बहुत पुराने राजा रहे होंगे, उनका नाम भी शक्य था, तो उनको लगा वहाँ से कोई बहुत पावरफुल यहाँ पे राजा आया, उसने स्टैब्लिश किया, तो ये मूर्तियाँ जो हैं सब उनकी हैं। तो ये 1795-96 तक यही आइडियाज थे। नेक्स्ट। लेकिन फिर तस्वीर थोड़ी बदलना स्टार्ट हुई। जो ओरिएंटल लोग, जो स्कॉलर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो नेबरिंग कंट्री में, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक सिमिलैरिटी देखी। उन्होंने ये देखा कि इस सभी कंट्री में एक ही तरह की, मतलब बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ सभी सिमिलर हैं, लेकिन नाम अलग अलग है, कुछ हल्के हल्के मतलब कॉनोटेशंस चेंज है थोड़े। तो उन्होंने एक लिंक वो किया, तो उनको लगा कि सभी कंट्रीज में ये जो भगवान की जो पूजा हो रही है ये बुद्ध हैं। और जब उन्होंने फिर वहाँ के जो लोकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसका ट्रांसलेशन उनको जब पढ़ना स्टार्ट किया, अध्ययन स्टार्ट किया, उसका जब ट्रांसलेशन किया, तो उन्होंने पाया कि ये बुद्ध के बारे में बातें हो रही हैं, और इनका जो उनकी चारिका या फिर इनका जो पूरा कार्य क्षेत्र रहा है वो कहीं इंडिया में है, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं था कि वो कहाँ है।
तो उस समय 1830s में फाशियान एक जो बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे जो चाइना से इंडिया में आए थे 5th सेंचुरी में, तो उन्होंने अपना एक ट्रैवलॉग छोड़ा था। बेसिकली उन्होंने इन द फुटस्टेप्स ऑफ द बुद्धा एक पिलग्रिमेज किया था। तो जब ये बुक ट्रांसलेट हुई तो लोगों को ये आइडिया हो गया कि भाई ये जो बुद्ध भगवान की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये इंडिया में गैंजेटिक प्लेन में इनका पूरी कार्यभूमि रही है। लेकिन चूंकि फाशियन का जो ट्रेवलॉग था वो बहुत ही कंसिस्टेंट नहीं था, डिस्टेंस और डायरेक्शन बहुत ही कंसिस्टेंट नहीं था, तो कंफ्यूजन रहा। लेकिन ये बात क्लियर हो गया कि भाई ये जो बाकी जो पाली लिटरेचर या फिर संस्कृत लिटरेचर जो बुद्ध चारिका की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, उस सारा का सारा क्षेत्र जो है वह गैंजेटिक प्लेन। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद श्वेनजांग, ये मतलब ये चाइनीज मॉन्क्स हैं, हम लोग उनको हुएनसांग के नाम से जानते हैं। तो श्वेनजांग का जो ट्रेवल अकाउंट है ये लगभग 20 साल लग गया इसको ट्रांसलेशन होने में, बहुत ही कड़ा ट्रांसलेशन था। और ये जूलियन जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया, इसके बारे में मैक्स मुलर ने कहा कि ये ट्रांसलेशन नहीं था, ये डिसाइफरमेंट था, मतलब इट वाज सच ए डिफिकल्ट टास्क। तो जब ये श्वेनजांग का जब ट्रेवलॉग ट्रांसलेट हुआ तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक थी। और जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो ये पता चला, मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन इतने कंसिस्टेंट थे कि अगर आप जहाँ से श्वेनजांग ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया शियान से, अगर आप इस बुक को लेके चलेंगे तो यू कैन रीच बोध गया। आई मीन इट इज सो कंसिस्टेंट। तो जब ये बुक ट्रांसलेट हुई तो पता चला कि फिर एग्जैक्टली पता चल गया कि कहाँ कहाँ कौन सी जगह है। लेकिन चूंकि सभी जगहों के नाम चेंज हो गए थे, श्रावस्ती साहिब माहित हो गया, ऋषिपत्तन सारनाथ हो गया, नालंदा बड़गांव बन गया, सारी जगह चेंज हो गई। तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी को खड़ा करना। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर एक अलेक्जेंडर कनिंघम का रोल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये बुक आई इंडिया में तो जितने भी उस समय एडमिनिस्ट्रेटर थे और बहुत ही एडवेंचरस काइंड के जो मिलिट्री मैन थे, वो सभी लोग ये इस बुक की ट्रांसलेशन लेके, वो उनको पता था कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, रेवलेशन ऑफ फुटस्टेप्स ऑफ द बुद्धा इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो फिर वो सभी लोग इस बुक की ट्रांसलेशन लेके मतलब सभी जगह को ढूंढना उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस बंदे ने बहुत ही, कनिंघम ने बहुत ही प्रयास किया और इनके प्रयास से आज जो हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जानते हैं, उसका फाउंडेशन मैं उनके बुक से कोट कर रहा हूँ। मतलब ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिस इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन ही बुद्धिस्ट जियोग्राफी को खड़ा करना है, एस्टैब्लिश करना है, वो इंस्टीट्यूशन अब इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग काम करके छोड़ के गए, उसके बाद वो काम वहीं रुका हुआ है। तो मैं उसको कोट कर रहा हूँ, आप देखिए इसमें क्लियरली लिखा है, आई वुड फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अ चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग हु इन द 7th century of our era traversed India from west to east back again and purpose of visiting all famous Buddhist history and tradition. So the idea of establishing archaeological survey of India at that time was to re-establish the Buddhist geography. Basically उस समय तक यही हिस्ट्री हम लोग को पता थी और कोई बुक थी नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यही पर्पस था। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे श्वेनजांग का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम लोग श्वेनजांग को बहुत ही, मतलब आप अगर आजकल के स्कॉलर से बात करें तो बोलेंगे श्वेनजांग तो ऐसे ही आया और घूम के चला गया, कुछ भी लिख के चला गया। लेकिन अगर आप 100 साल पहले देखिएगा तो जैसे ये महाबोधि टेम्पल, आप महाबोधि टेम्पल जाइएगा, इसका पूरा इंटरप्रिटेशन, वो जो आपको गाइड कुछ भी बताएगा, वो सब श्वेनजांग का डिस्क्रिप्शन है। वो डिस्क्रिप्शन भले उन्होंने रॉन्ग आइडेंटिफाई किया हो, मतलब वो अगर कह रहे हैं कि मुस्लिम तालाब है तो हो सकता है मुस्लिम तालाब नहीं हो, लेकिन श्वेनजांग के ही डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सारा का सारा इंटरप्रिटेशन है जो हम लोग को बताया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर मैं ये एग्जांपल आपको देना चाह रहा था कि मतलब क्या स्थिति थी बुद्धिस्ट साइट की। ये अशोकन पिलर देख रहे हैं, अशोकन पिलर कहाँ, एक महंत के कंपाउंड में। वो जो स्तूपा आपको दिख रहा है, जो अशोकन स्तूपा, वो पूरा का पूरा ढका हुआ था, माउंट था, और उसके उस स्तूपा के ऊपर ये घर जो दिख रहा है वो घर उसके ऊपर था, और ये पूरा का पूरा ढका हुआ था। इसको लोकल लोग कहते थे भीम की लाठी। मतलब आज भी अगर आप गांव में जाइएगा, जिसमें पदयात्रा में वैशाली के आसपास गांव में गया, आज भी इसको बोलते हैं भीम की लाठी। तो वैशाली नाम की कोई जगह नहीं थी, इसका नाम था कोल्हुआ। लेकिन बहुत बड़ा डिबेट चला कि भाई वैशाली है कहाँ, लेकिन श्वेनजांग ने बोला था वहां पे एक अशोकन पिलर है। तो दिस बिकेम द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैशाली। अभी भी वैशाली का जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत फेंट है, मतलब वहां पे एक राजा विशाल का गढ़ है, वहां पे हल्का फुल्का इंस्क्रिप्शन लोग कहते हैं कि मिला है, वैशाली लिखा हुआ, जो मतलब आई मीन नॉट वेरी कंफर्म। सो माय पॉइंट इज कि हम लोग अगर वैशाली को जान रहे हैं तो बस श्वेनजांग के कारण जान रहे हैं। फिर श्वेनजांग ने बताया कि आप अशोकन पिलर के पास एक तालाब होगा जो मरकट हरदा है, उसके पास अशोकन, जैसा श्वेनजांग ने बोला एक्सकवेशन हुआ, बिल्कुल वैसा ही मिला वैशाली में। आई विल कम टू बैक टू दिस लेटर ऑन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू। तो अब देखिए, अब ये सारनाथ है। सारनाथ में ये सारनाथ का एक्सकवेशन प्लान है, इतने सारे साइट्स हैं, इतने सारे वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, श्राइन्स हैं, लेकिन
आप जानते हैं कि बुद्ध भगवान ने कहाँ पे बैठ के फर्स्ट सरमन दिया? अकॉर्डिंग टू श्वेनजांग जहाँ पे अशोकन पिलर है वो जगह है। मतलब अगर श्वेनजांग नहीं बताए तो हम लोग को नहीं पता है। देन ऑल वाइल्ड गेसेस कि वो धम्मिक स्तूपा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जो ट्रू जो श्वेनजांग का कहना है कि बुद्ध भगवान जहाँ पे बुद्ध भगवान ने बैठ के फर्स्ट सरमन दिया, राजा अशोक ने वहीं पिलर लगाया। हो सकता है श्वेनजांग को गलत बताया गया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि श्वेनजांग का डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल है, जो भी हम लोग आज जान रहे हैं श्वेनजांग के कारण जान रहे हैं। वो चौखंडी स्तूपा है। चौखंडी स्तूपा में कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला कि वो स्ट्रक्चर वहां पे क्यों है। वी आर टोटली इग्नोरेंट। खाली श्वेनजांग बोलता है कि भाई जो सारनाथ का साइट है उससे 3 ली जो है साउथ में, जो बहुत बड़ा स्तूपा है, वो स्तूपा है जहां पे बुद्ध भगवान अपने 5 डिसाइपल से पहले मिले। तो दिस इज हाउ द बुद्धिस्ट ज्योग्राफी वाज रिक्रिएटेड बेस्ड ऑन श्वेनजांग डिस्क्रिप्शन, whom we have totally forgotten now. नेक्स्ट। तो ये श्वेनजांग की 2 किताबें हैं और ये दोनों किताब के आधार पे, नेक्स्ट स्लाइड, ये पूरा श्वेनजांग का ये ट्रेवल है जो श्वेनजांग के बुक के आधार पे लगभग 50-60 साल लगे। बड़े बड़े ओरिएंटलिस्ट सभी जगह पे उन्होंने सभी जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम सभी जगह के नाम चेंज हो चुके थे। तो बहुत मेहनत से पूरा उनका ट्रैक, अभी भी ट्रैक में बहुत लूप होल्स हैं, अभी भी मतलब बहुत सारी जगह करेक्ट आइडेंटिफाई नहीं है। लेकिन मैं जो ब्लू डॉट आपको दिखाया है, ये श्वेनजांग जैसे ही श्रुग्ना में आते हैं वहां से उनकी बुद्ध चारिका, वहां से बोलते हैं कि बुद्ध का जो पहला कि भाई बुद्ध भगवान ने की चारिका जो है श्रुग से स्टार्ट होती है। श्रुग्ना है जो पुराना जो उत्तर कुरु है, जो कुरु का जो एक पार्ट था उत्तरा कुरु, वो जब श्वेनजांग आए तब तक वो ज्योग्राफी चेंज हो गई थी। मतलब नाम कुरु एम्पायर जो बुद्ध भगवान के टाइम का था वो सब डिवाइड हो गया। तो वहां से बुद्ध चारिका शुरू होती है, पूरा गैंजेटिक प्लेन श्वेनजांग, मैं भी इस पे आऊंगा, और फिर ये जाके लगभग भागलपुर के पहले मुंगेर के आसपास जाके बुद्ध चारिका खत्म होती है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये श्वेनजांग का डिस्क्रिप्शन आप देखिए। श्वेनजांग कहाँ कहाँ, ये सब जगह श्वेनजांग गया, क्रिस क्रॉस किया और उसने कोशिश की कि बुद्ध भगवान की जो इंपॉर्टेंट साइट है सभी जगह पे वो जाए। हालांकि उस सब जगह पे नहीं जा पाया होगा, क्योंकि अभी भी आप अगर पूरे जगह पे जाइएगा तो आपको सभी जगह गांव में टीले मिल जाएंगे, स्तूपा मिल जाएंगे, और श्वेनजांग ने सब जगह टच नहीं किया। तो बेसिकली आइडिया ये है कि पूरा गैंजेटिक प्लेन जो है वो बुद्ध भगवान की चारिका है। उसमें से हम लोग कुछ 40 स्पॉट्स के बारे में श्वेनजांग ने लफरी जो बताया है, मैंने जो कैलकुलेट किया लगभग 40-45 साइट्स हैं जो हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली जो है वहाँ पे श्वेनजांग ने स्तूपा देखा, और मैं भी उस पर आऊँगा वो स्तूपाओं की क्या स्थिति है। तो ये जो पूरा एरिया है, हम लोग का प्रयास ये होना चाहिए, जैसे जिस ऊर्जा से हम लोग लगे हुए हैं बुद्ध भगवान के प्रैक्टिस और उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करने में, इसका प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप श्वेनजांग का अकाउंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और एक्सकवेशन रिपोर्ट से भी कंफर्म हुआ है कि कैसे राजा अशोक ने उन सभी जगहों को, उस समय इतना दुर्गम, मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में राजा अशोक ने कहाँ से कहाँ पिलर पहुँचाया, कहाँ कहाँ स्तूपास बनवाए, और उस पूरे बुद्ध चारिका को उन्होंने एस्टैब्लिश किया ताकि ये कोई भूले नहीं, ये चीज खत्म ना हो, ये परंपरा चालू रहे। उसके बाद के जो राजा थे, राजा अशोक से इंस्पायर होकर उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। क्योंकि आप एक्सकवेशन कीजिएगा तो पता चलेगा कि भाई बुद्ध भगवान के टाइम पे कहीं मड स्तूपा था, उसके ऊपर फिर शुंग कुषाण, अशोक का स्तूपा, फिर शुंग कुषाण का, फिर मतलब एक आपको सीक्वेंस मिलेगा, पता चलेगा कि राजाओं ने, बाद के सब्सिक्वेंट राजाओं ने सभी स्तूपाओं को फिर से रेनोवेट किया, फिर रीस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो फिर मैंने, चूंकि मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट था श्वेनजांग में। मैं डॉक्टर पंत के संपर्क में आया 2007 में, उस समय श्वेनजांग मेमोरियल का इनॉग्रेशन हुआ। तो फिर मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिली कि भाई ये बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मेरे को उसको पढ़ना चाहिए। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि तो बहुत ही डिटेल्ड बुक है, और फिर उसके बेसिस पे मैंने और बहुत काम किया। आप एग्जीबिशन देख सकते हैं, मेरे ऑनलाइन बहुत सारे एग्जीबिशन पड़े हुए हैं। फिर मैंने अब जाके फिर मैंने सोचा कि एक फुट जर्नी करनी चाहिए, और श्वेनजांग ने जो बताया, फिर कनिंघम ने बहुत काम किया, और भी लेटर एक्सप्लोरर ने बहुत काम किया। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी हम लोग जो श्वेनजांग ने, वो कनिंघम ने जो बहुत चीज़ें बताई, उसके बारे में किसी को पता नहीं है, और उन चीज़ों की सिचुएशन क्या है। तो मैंने इन निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव के साथ ये फुट जर्नी स्टार्ट की। तो ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये मेरी फुट जर्नी है, जो मैंने ये फुट जर्नी मैंने कंप्लीट कर ली। मेरा अभी दूसरा पार्ट जो अहिछत्रा और कन्नौज, अयोध्या और कोसम वाला जो बचा हुआ, बाकी इसको मैंने कंप्लीट कर लिया 2000 किलोमीटर। तो ये सभी जगह पे मैं जहाँ जहाँ श्वेनजांग ने बताया वहाँ पे गया, और मैंने पाया कि सभी जगह पे एंशिएंट रिमेन्स हैं, और हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बातें कर रहे हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, और वो भी बोर्ड ब्रिटिश टाइम का लगा हुआ है। मतलब ब्रिटिश के बाद हम लोगों ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। वहाँ पे टॉयलेट बना दिया, रोड बना दिया, लेकिन जो बुद्ध चारिका है हम लोग बहुत ही नेग्लेक्टेड है। देयर इज ए बायस, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट बायस हियर, लेकिन देयर इज सम बायसनेस। हाँ, नेक्स्ट आइए सर। हाँ, अब मैं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं आपको, क्योंकि जितने साइड पे मैं गया अपने आप में एक वो केस स्टडी है,
मैं आपको कुछ केसेस लूंगा। जैसे आप देखिए ये श्रुग का केस है। श्वेनजांग के टाइम में प्लेस का नाम श्रुगना था, फिर ये करप्ट होकर श्रुग हो गया है। तो कनिंघम ने बेस्ड ऑन श्वेनजांग डिस्क्रिप्शन वो जो जगह है वो कनिंघम ने आइडेंटिफाई की। वो श्वेनजांग बोलता है यमुना नदी के किनारे पूरा एक शहर बसा हुआ है श्रुगना, और शहर के गेट के बाहर एक अशोकन स्तूपा है जहाँ पे बुद्ध भगवान ने प्रवचन दिए, वहाँ पे लोगों को मतलब संघ में प्रवेश करवाया। तो ये घर दिखा है आपको, ये पीछे हाँ, ये जो घर है जो दिख रहा है ग्रीन वाला, ये कनिंघम के टाइम भी ऐसा था, अभी भी इसके ऊपर घर बसा हुआ, पूरा शहर बसा हुआ। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके वहाँ पर भी एएसआई का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि भाई ये साइट जो है ये अकॉर्डिंग टू श्वेनजांग जहाँ पे बुद्ध भगवान की चारिका, मतलब आई मीन दिस इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस वी गिव टू बुद्धा। पूरी दुनिया बुद्धिज्म की तरफ जा रही है। बुद्ध चारिका का साइट जो है एक आज़ाद भारत में 70 साल के बाद जो है बिल्कुल नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, फिर मैं सनकिस्सा का केस लेना चाहूँगा आपके साथ। देखिए सनकिस्सा में ये किला माउंट है और ये बिसारी देवी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कनिंघम जो अशोकन पिलर जो है वो किला माउंट में मिला था जहाँ पे गांव बसा हुआ है, और गांव वाले ने उनको बताया कि वो जो पिलर जो था वो वहाँ से धकेल के लोगों ने यहाँ तक पहुँचा बिसारी देवी में, और बिसारी देवी में वो रखा हुआ है। तो लोग हम लोग को लगता है कि यही जगह है जहाँ पे बुद्ध भगवान का सब कुछ हुआ है। एक छोटा सा स्तूपा है, हम लोग को लगता है कि यही सब कुछ हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो जो गाँव है जो बड़े मैप में दिख रहा है किला माउंट, अब अभी भी आप नेक्स्ट स्लाइड, ये किला माउंट है और ये बिसारी देवी है, वो अशोकन का वो कैपिटल, एलिफेंट कैपिटल है। ये गांव पूरा का पूरा जो श्वेनजांग ने डिस्क्रिप्शन दिया, श्वेनजांग का डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा, मतलब जब फाशियान आया, जब श्वेनजांग आया तो सनकिस्सा बहुत ही एक्टिव साइट था। वहाँ मोर देन 1000 मॉन्क्स रहते थे और बड़े बड़े टेम्पल्स थे, बहुत बड़ा वॉल्ड कैंपस था। आपको सारी चीजें वहाँ पे, पिछला स्लाइड दिखाएंगे, आप उसका पूरा बाउंड्री आपको दिखेगा, देखना पूरा बाउंड्री है इसका, और वो छोटा बाउंड्री, मतलब सभी चीज वहाँ पे आप वो कीजिएगा जो श्वेनजांग ने बताया। वो कधरिया ताल वहाँ पर है, कारेवर नाग वहाँ पर है, सारी चीज है। लेकिन एक एएसआई का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, सब लोग मिसगाइडेड हैं और सब लोग वहाँ पे बिसारी देवी में जाके पूजा करते हैं। और मेरे को ये भी पता चला कि वहाँ पे कुछ मतलब डिस्प्यूट भी चल रहे हैं। तो आइडिया मेरा ये कहने का है कि हम लोग को अब श्वेनजांग ने जो बताया है और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर सम रीजन इस चीज को दबा के रखी हुई है, इसको हम लोग को पब्लिक नोटिस में लाना चाहिए। पब्लिक नोटिस इन द सेंस कि एक स्लो मूवमेंट होना चाहिए, और हम लोग को जो बुद्ध चारिका को ऐसे नेग्लेक्टेड रख के नहीं रखा जा सकता। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको इग्नोर करके चल सकते हैं, लेकिन आने वाले 40-50 साल के बाद फॉरेनर कंट्री वाले हम लोग को बोलेंगे कि तो कैसे लोग हैं, मतलब इतना वर्ल्ड का ये हेरिटेज है और इस पे जाके लोग, मतलब आप जाके देखिएगा एकदम गंदगी फैली हुई है। स्तूपा के सर पे लोग सुबह जाके लोटा लेके बैठ जाते हैं। मतलब आई मीन वेरी, सभी साइड्स जो हैं जो सैक्रेड है उसकी ये स्थिति देश के आज़ादी के 50 साल बाद, 70 साल बाद ये हालत है। और इसके पीछे मैं फिर ये बताऊंगा कि इसके पीछे बायसनेस है। जिस एनर्जी के साथ ब्रिटिशर्स लोग लगे हुए थे, जिसको हम लोग इतनी गाली देते हैं देश को बर्बाद करने की, वो आज जो भी हमारे पास है वो इन्हीं के कारण है। और उसके बाद वो काम बिल्कुल फॉर सम रीजन इसको स्टॉप करके रखा गया। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर मैं आपका श्रावस्ती को पे कुछ ध्यान दिलवाना चाहूँगा। श्रावस्ती में अभी पूरा का पूरा फोकस जेतवन पे है, और लेकिन श्वेनजांग ने वहाँ पे और फाशियान ने भी वहाँ पे विशाखा के मोनेस्ट्री के बारे में बात की, और वहाँ पे कुछ स्तूपा के बारे में बात किया जहाँ विदुका ने शाक्यन को मारा। और आप मानिएगा नहीं, आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे, ये स्तूपा है वहाँ पे एएसआई वालों ने वहाँ पे कुछ माउंट्स बचे हुए हैं। जैसे ये माउंट जो है पेनहिया माउंट झार, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट स्तूपा है। और आप देखिए स्तूपा के रिमेन्स हैं, ब्रिक ऊपर दिख रहे हैं, और ऐसे 4-5 माउंट हैं जो श्वेनजांग बताता है और उसी डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल फिट करते हैं। लेकिन फॉर सम रीजन कोई आगे स्टडी नहीं हुई, कोई इसके बारे में बोलने वाला नहीं, कोई जाता नहीं यहाँ पे। तो ये जो सैक्रेड है, जो फुटस्टेप्स ऑफ द बुद्धा जो मोस्ट सैक्रेड है, वो एक नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ है। आई मीन इट्स अ लिविंग हेरिटेज साइट। आज से 1000 साल पहले सब लोग पैदल जाके, पहले वाला रहने दे, आज से 1000 साल पहले तक लोग, भिक्षु लोग और उपासक उपासिका लोग दूर दूर से पैदल जाके वहाँ पे वंदना करते थे, पूजा करते थे, इंस्पायर होते थे। और आज सभी सुविधाओं के बावजूद ये सभी साइट्स बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। नेक्स्ट, ये साइट जो है, मैं बिल्कुल काउंटेड साइट्स एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, आप लेके चलिए कि ऐसे सभी साइट की यही सिचुएशन है। ये साइट जो है, ये आनंद का परिनिर्वाण जो है गंगा के तट पे, गंगा के अंदर एक आइलैंड पे हुआ है, और उसके बाजू में एक श्वेनजांग बताते हैं कि दोनों रिवर के दोनों साइड पे स्तूपा राजाओं ने बनाया टू मार्क द परिनिर्वाण ऑफ आनंदा। तो ये स्तूपा जो है, इस स्तूपा में अशोकन मौर्यन ब्रिक्स है, आपको सरफेस से मौर्यन ब्रिक्स मिलेंगे, और ये बहुत बड़ा है, ये 2 एकड़ का माउंट है ये, और उसके ऊपर मंदिर बन गया। लेकिन आसपास के लोग सभी बहुत सेंसिटिव है, बहुत हेल्पफुल है।
मतलब लोकल लोगों से कोई परेशानी नहीं है, मतलब लोकल लोग कोई ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये हिंदू है और ये मुसलमान है, कोई नहीं बोलेगा। प्रॉब्लम खाली हमारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ है, इनका ध्यान नहीं है इनकी तरफ, इसकी तरफ। तो ये स्तूपा जो है ये बिल्कुल नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ है। नेक्स्ट। तो फिर जो मेरा अपना एनालिसिस है, मैं 15 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और हमारे डॉक्टर अरुण जी यहाँ पर है, हमारे कलीग रहे हैं नवलंदा महाविहार में, हम लोग एक ही टीम में थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा जो इसमें मैं 3 चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मतलब वो है, एक तो हमारा अवेयरनेस नहीं है। अभी भी हम लोग का सोचना ये है कि पिलग्रिमेज जो है वो 8 ग्रेट प्लेसेस तक ही लिमिटेड है। हम लोग को लगता है कि बस श्रावस्ती चले गए, संकष्टा चले गए, कृष्ण चले गए, बस वही हमारा पिलग्रिमेज है, बस खत्म हो गया। लेकिन और इसको पिलग्रिमेज को प्रमोट करने के लिए कोई बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है। और हम लोग दूसरा चीज़ है कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के वेट कर रहे हैं। मतलब जब तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं बोलेगी कि ये है, हम लोग वेट कर रहे हैं अननेसेसरली। वो कभी नहीं बोलने वाले हैं। आप अगर घृतकूट चले जाएं, वहां पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ जो बोले कि घृतकूट है। आप वेलुवन चले जाए, वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज तक बोर्ड नहीं लगाया कि वो वेलुवन है। वो बोलते हो सकता है वेलुवन है, हो सकता है घृतकूट है, और उनका कहना सही भी है क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। लेकिन श्वेनजांग का डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल्ड और इतना एग्जैक्ट है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गुरपा पे, सभी साइट्स पे इतना डिटेल्ड है। अगर जेतवन में अगर डिस्क्रिप्शन नहीं भी मिले, सारनाथ में नहीं भी मिले, तो हम लोग जानते हैं कि सारनाथ ही है। तो हम लोग जो फॉर सम रीजन हम लोग के दिमाग में कि मेंटलिटी है कि भाई एएसआई क्या बोलती है, और उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो पिलग्रिमेज है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रेक लगा के रखा है। और ब्रेक कोई डेलिब्रेट नहीं है, मतलब उनका वही जॉब प्रोफाइल है। उनका काम खाली एक्सकेवेट करके, एक्सकेवेशन क्या बोलता है वही इंटरप्रेट करना। इसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है जो पूरे पिलग्रिमेज को पुश करे। हाँ, फिर तीसरा है कि वही उसी पॉइंट का एक एक्सटेंशन है कि बुद्धिस्ट साइट जो है कम्युनिटी ओन नहीं है। मतलब वो सभी जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बोर्ड लगा हुआ है, दे आर ट्रीटिंग इट एज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, रादर इट इज एन लिविंग हेरिटेज साइट। ये सभी लिविंग हेरिटेज साइट है। तो मैं ये कहता हूं कि चलिए 4-5 साइट एएसआई के कंट्रोल में, बाकी साइट्स तो मतलब ऐसे लफंगों की तरह पड़े हुए हैं। मतलब आप गांव में जाइए, ऐसे गांव के बीच में स्तूपास पड़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, प्रोटेक्टेड भी नहीं है। तो हम लोग को ये तीनों बाइजनेस जो है, इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसको धीरे धीरे इसको खत्म करके हम लोग को एक मतलब एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मैं वापस वैशाली पे आया हूं। देखिए वैशाली पे ये श्वेनजांग का डिस्क्रिप्शन है। वैशाली पे श्वेनजांग का डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो वहां पे 3 साइट आइडेंटिफाइड है, अशोकन पिलर साइट, पैलेस साइट और बुद्धा का रेलिक साइट। और ये तीनों साइट्स जो है वो श्वेनजांग के डिस्क्रिप्शन पे आइडेंटिफाई हुए। लेकिन श्वेनजांग ने और भी साइट्स के बारे में बताया, महाप्रजापति का परिनिर्वाण के बारे में बताया। फिर बुद्ध भगवान जब अपनी अंतिम यात्रा महापरिनिर्वाण यात्रा में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक स्तूपा की बात श्वेनजांग ने बताई है। तो वो जो ऊपर आपको दिख रहा है मरपसौना स्तूप माउंट, वो ऊपर है, बिल्कुल जैसा श्वेनजांग ने बताया बिल्कुल उसी जगह पे है। फिर ये देखिए, ये सभी माउंट पे घर बसे हुए हैं और सारे के सारे माउंट जो है श्वेनजांग के डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करते हैं। लेकिन चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले 70 या 100 साल भी कह लीजिए कुछ नहीं किया, कनिंघम के बाद एग्जैक्टली कुछ खास नहीं हुआ है। ये सारे साइट्स जो मैं पोटेंशियल नहीं बोलूंगा, एग्जैक्टली स्तूपास है। श्वेनजांग का डिस्क्रिप्शन इतना एग्जैक्ट है कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन इस मेरे पदयात्रा में मैंने बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स भी देखे जो कम्युनिटी बेस्ड एग्जांपल्स हैं। जैसे एक साइट है जहां ये साइट जो है टोपरा कलां है, और टोपरा कलां में अशोकन पिलर था और ये फिरोज शाह ने इसको हटा के दिल्ली ले आए। तो इस गांव में वो मेमोरी अभी भी है क्योंकि वो उन्होंने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया हुआ था। ये लड़का लोकल लड़का है वहाँ पे, सिद्धार्थ गौरी, और वो इस साइट को रिवाइव कर रहा है। देखिए उसने वहाँ पे एक धर्मचक्र लगाया है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। तो इस केओस के बीच में और इस नेग्लिजेंस के बीच में कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास हैं, जो अच्छे लोग हैं। मतलब सभी गांव में आप जाइएगा, मैं सभी साइड से मुझे एग्जांपल्स मिले, छोटे बड़े। मैं कुछ एक दो ही कोट करूंगा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट। हाँ, फिर मैं अतरंजी खेड़ा, जैसे ये लड़का है संजय बौद्ध। फिर वहाँ पे एक नरोत्तम जी, एक सरपंच है। मतलब गांव में बहुत जबरदस्त अवेयरनेस है और इसमें उन्होंने इस पूरे स्तूपा को बाउंड्री किया और लगे हुए हैं। लखनऊ से दिल्ली हमेशा दौड़ धूप करते रहते हैं, हमेशा ही लोग। मतलब लोकल लेवल पे बहुत साइट्स पे मैंने देखा कि लोकल लड़के लोग, कुछ टीम्स है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है, और हम लोग को इन सभी टीम्स को इकट्ठे करके इस पूरे बुद्धचारिका को प्रोटेक्ट करके आगे ले जाने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर मैं कुछ पोटेंशियल केसेस बात कर रहा हूँ। मेरा सोचना ये है कि अगर हम लोग
चैत्य चारिका का ट्रेडिशन, मतलब छोटे छोटे वॉकिंग पिलग्रिमेजेस का ट्रेडिशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डॉक्टर अरुण हमारे साथ हैं, ये इन्हीं के रिसर्च की बेसिस पे मैंने ये वॉक किया था। ये साइट जो है ये लाख भैरव साइट है वाराणसी में, और ये बेसिकली अशोकन पिलर है। ये 1830 1790s तक ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे पिलर देखा है। फिर वो औरंगजेब आया, फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो हिंदू मुस्लिम उसने औरंगजेब ने जब बुद्धिस्ट चले गए तो ये शिवा टेम्पल हो गया, ठीक है। और फिर जब मुसलमान आए तो उसको फिर उन्होंने इमाम बाड़ा बना दिया। फिर वो बीच में जबरदस्त हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई तो उन्होंने अशोक पिलर को तोड़ दिया। फिर वो पिलर को तोड़ के उन्होंने जाकर नदी में फेंक दिया। तो कुछ बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है अशोकन पिलर का, और नीचे तक जाएगा। ये बहुत बड़े माउंट पे है, एक बहुत बड़े श्वेनजांग बोलता है स्तूपा है, अशोकन स्तूपा, साथ में अशोकन पिलर है। तो ये स्तूपा के ऊपर ही माउंट है, ये पिलर है। और अभी तक हम लोग का ऐसा ही था कि ये लाट भैरव जो है ये शिवाइट साइट है, बट एक्चुअली बुद्धिस्ट साइट है। बहुत स्कॉलर ने इस पे काम किया, अरुण जी हमारे साथ, अरुण जी ने इस पे पेपर पब्लिश किया है। तो ये वो साइट है जहाँ पे संभवतः यश जो बनारस के बहुत बड़े सेठी थे, वहाँ पे उनकी बुद्ध भगवान से उनकी मुलाकात हुई यहाँ पे, जब उन्होंने घर त्याग किया। तो ये हम लोगों ने प्रयास किया था LBDFI के धम्म यात्रा में 2018 में जाके हम लोग ने वहाँ पे पूजा करवाई थी वेंडेबल संघा से। लेकिन ये इसको और बड़े प्रयास की जरूरत है। और ये अरुण जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये अरुण जी का कहना है कि बुद्ध भगवान का जो रास्ता रहा है फर्स्ट सरमन के लिए गंगा नदी से लेके डियर पार्क तक, वो रास्ता ये लगभग बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही रास्ता रहा होगा। तो अब भिक्षु संघ को और जो भी वहाँ पे स्कॉलर्स लोग हैं BHU पास में, हम लोग सभी लोग को मिलके इस रास्ते को, इस ट्रेडिशन को वापस रिवाइव करने की आवश्यकता है। मतलब छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा काम होगा। नेक्स्ट, फिर ऐसा ही एक साइट है, ये टंडवा महंत, ये श्रावस्ती के पास है। और अकॉर्डिंग टू शेंजांग यहाँ पे कश्यपा बुद्धा फाशियन भी यहाँ पे गए हैं। और ये जो मंदिर दिख रहा है, ये कनिंघम ने वहाँ पे एक स्तूपा देखा था, इतना बड़ा स्तूपा है, बहुत बड़ा स्तूपा है, ये लगभग 2-3 एकड़ में है पूरा कैंपस, और उसके ऊपर ये मंदिर बसा हुआ है। शेंजांग गया था तब भी उसमें मंदिर था सीता माई, लेकिन अभी बहुत ही बड़ा मंदिर बन गया, बहुत ही पॉपुलर हिंदू पिलग्रिमेज प्लेस है। लेकिन ये श्रावस्ती से हार्डली 12 किलोमीटर दूर है ये। और श्रावस्ती में भंती जी हमारे साथ हैं। भंती जी, ये आपको प्रयास करना चाहिए यहाँ से वहाँ तक एक पदयात्रा हर साल हो, ताकि ये सब साइड धीरे धीरे खड़े होने स्टार्ट हो। मतलब रोड बना हुआ है, सब फैसिलिटी है, तो जाने में क्या कष्ट है। तो 12 किलोमीटर का रास्ता इतना प्यारा, दोनों तरफ आम के पेड़ लगे हुए हैं, मतलब जैसा लगता है कि मतलब बुद्ध भगवान की चारिकाएं अभी भी वहाँ पे जीवंत है। तो इसको वापस खड़ा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो मैं इसी के साथ अब इसको समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, ये सारे साइट्स पे हैं, सब साइट्स पे हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर गढ़पाल जी यहाँ पर है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेंजांग का जो ट्रैवलॉग है हिंदी में, जो बुद्ध चारिका है सर, उसका वो फोटोकॉपी करवा के एक फॉरवर्ड के साथ उसको सर्कुलेट करवाएं। जैसे आप लोग धम्म की किताब बेचते, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई शेंजांग ने क्या बताया, हमारे पास अब क्या बचा हुआ है। और सब खत्म हो जाएंगे स्तूप अगर हम लोग अवेयरनेस नहीं करेंगे तो। और ये सर, ये मेरा ब्लॉग है, मेरे पूरे पदयात्रा की जो भी स्टोरीज हैं आपको इस सब ब्लॉग्स पे मिल जाएंगी, सारी की सारी स्टोरीज डिटेल्ड हैं। और ये जो मेरा पूरा प्रयास है वो इस फेसबुक पेज पे है, रिट्रेसिंग बोधिसत्व शेंजांग। तो आप इस साइट पे विजिट करके देख सकते हैं हमारा जो प्रयास चल रहा है। ये एक टीम है और सभी लोग इस टीम से जुड़े हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू।